हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ मौजूद है टाइम्स इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट विवेक कुमार जी का। रिसेंट हमारा ये पॉडकास्ट बनाने का रीजन ये है कि अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम्स निकल रहे हैं। पटवारी का एग्जाम आ रहा है, आपका पंजाब पुलिस के एग्जाम्स आ रहे हैं, पीसीएस के, एफसीआई ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। 33,000 प्लस एग्जाम्स हैं। मेजर इशू यहाँ पे बच्चों में क्या आता है कि जब पेपर की तैयारी करते हैं वो 2-3 मंथ के लिए तो बहुत सुपर एक्टिव है, आराम से हम तैयारी करेंगे। देन आफ्टर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए और क्या विवेक जी की स्ट्रेटेजीज रही थी जिससे उनका पेपर क्लियर हो सके, इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे फिलहाल इनके कौन कौन से पेपर क्लियर हैं। तो हेलो विवेक, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कुछ। थैंक यू सर। मैं आपसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं बच्चों को थोड़ा बता सकूँ अपने बारे में और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में। मैं अमृतसर के टाइम्स जेम इंस्टीट्यूट के ब्रांच हेड सुशील सर, खास करके आपका सनी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। उसके बाद सबसे पहले जैसे आपने मेरे से पूछा कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स मेरे निकले हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा कि मैं एक डिफेंस लाइन में जाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं जब 12th क्लास में था सर, मैंने जेई का एग्जाम फिल आउट किया था, जेई मेंस एग्जामिनेशन। तो जेई मेंस एग्जामिनेशन मेरा क्लियर तो नहीं था, बट उसकी जो कट ऑफ थी जो डिफेंस में एसएसबी के लिए थी, मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एक इंटरव्यू होता है 5 डेज का जिससे हम कमीशन ऑफिसर बनते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो सर मैंने 2 बार एसएसबी दी, दोनों में मैं स्क्रीन आउट हूँ। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद सर मैंने एसएससी का जीडी का एग्जाम दिया 2022, 2023, 2024। मेरा 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम निकला हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये तो। सर उसके बाद फिर इंडियन आर्मी अग्निवीर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी सर, 2 बार वो भी निकाला हुआ एग्जाम। उसके बाद सर मैंने 2 बार इंडियन नेवी का अग्निवीर का एग्जाम जो है वो निकाला हुआ है। उसके बाद सर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम निकाला हुआ है मैंने। डेफिनेटली कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। कहाँ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक भी तरकश नहीं होता जिसमें हम कह सके कि एक भी तीर नहीं होता उसमें कि मैंने एक एग्जाम क्लियर किया है। यहाँ तो इन्होंने पूरी पूरी लिस्ट गिना दी हुई है, मल्टीपल एग्जाम्स है जो क्लियर हुए हैं। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन जो हमारा पॉडकास्ट का भी मेन रीजन था ये कि आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे पेपर क्यों अचीव कर लिए, कि क्या ही ऐसी स्ट्रेटेजी आपने यूज कर ली थी? सर ये पहले तो आपको इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं या कुछ मॉरल सपोर्ट्स होती हैं वो आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो फैमिली से हो चाहे वो टीचर से हो। सबसे पहले तो मॉरल सपोर्ट का मतलब कि पॉजिटिव ही रहना है, मतलब नेगेटिव नहीं होना। पॉजिटिव इन द सेंस कि सर आपको अगर मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, अगर वो बोल रहा है कि हाँ तू निकाल लेगा पेपर, तू भर, तो सर वो पहले ही थोड़ा एक्साइट हो जाता है, थोड़ा सा पावरफुल में आ जाता है कि हाँ वो मुझे थोड़ा मोटिवेट कर रहा है कि मैं पेपर एग्जाम निकाल लूंगा। उसके बाद सर जो फैमिली के मदर फादर होते हैं वो सबसे बड़ा मेन रोल जो है स्टूडेंट की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा मेन रोल जो है प्ले करते हैं। लाइक सर कि मदर और फादर को पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। बिल्कुल सर उनको उनकी जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है कि हाँ बट बेटा तू ये काम कर सकता है, तो इसके अंदर अपना 100% दे दे। अगर निकल गया तो हमारे पास बहुत कुछ है, अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, वी हैव इनफ चांसेस। सर जो टीचर्स रोल प्ले करते हैं, जो मेरी लाइफ में टीचर ने रोल प्ले किया, दैट्स आर फैंटास्टिक सर, कि उन्होंने मुझे हमेशा ही मोटिवेट करा, उन्होंने हमेशा ही हेल्प की कि हाँ विवेक तू कर सकता है। तो सर यही है कि एक जो मैंने बात की कि मोरल सपोर्ट जो फैमिली के तरफ से, मदर फादर भाई बहन की तरफ से होनी चाहिए, वो बहुत तगड़ी थी। और जो टीचर्स ने भी, कई टीचर्स होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपको रियलिटी में आपको ट्रूथ जो है वो कड़वा लगता है, जैसे हम बोलते हैं सच हमेशा कड़वा लगता है, बट सर आपको अपने उस पे रहना चाहिए, एक क्या बोलते हैं अपने मोटिव पे रहना चाहिए कि हमने ये निकालना है एग्जाम, तो निकालना है, किसी ना किसी तरीके से निकालना है। विवेक के बारे में तो एक और इम्पोर्टेंट बात भी मैं शेयर करना चाहूंगा। सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा विवेक आपको। हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर जब कांस्टेबल के एग्जाम थे तो हमने उसके एक मॉक टेस्ट यहाँ पे हमने अरेंज करवाया था, मॉक टेस्ट सेशन अरेंज करवाया था। ये दैट टाइम पे इनका पुलिस में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि सर मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड में ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, तो जस्ट मैंने इनको ही पुश किया कि आप एक बार मॉक टेस्ट देखो तो देखो, ज्वाइन करो या पेपर भरो ना भरो वो अलग बात है।
बिलीव मी दैट टाइम पे हमने 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट करवाया था। एक टॉपर बच्चा भी जो था क्लास में, उसने भी 75 78 स्कोर किया था दैट टाइम उस मॉक टेस्ट में। इन्होंने विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी मतलब सुपर कोई इन्होंने अलग से उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, स्टिल इसके बाद भी इनके 94 नंबर आए थे, 94 या 95 ऐसे कुछ है ना। वो मुझे अभी भी याद है ये, क्योंकि वहीं से मैंने इनको एक टाइम में बोला भी था ये कि एग्जाम्स आपके लिए टफ नहीं है। अगर आप बिना इंटेंशन के 94 95 स्कोर कर सकते हो, आने वाले एग्जाम्स आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। बस आप अपने आप को डेडिकेशन में रखो, आप चीजें हर एक हासिल करोगे। इसी के लिए मैं पूछना चाहूंगा अगेन, मैं आपको टाइम इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया था, आपने अमृतसर ब्रांच में, रतन सिंह चौक ब्रांच में क्लासेस लगा रहे थे ये। आपको क्या लगा कि यहाँ पे क्या ऐसी पॉजिटिविटी मिली आपको ऐसी कि आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ पे मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर है? सर जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो स्पोर्ट है, मोरल स्पोर्ट, वो जरूरी है। तो टाइम्स जीएम इंस्टीट्यूट अमृतसर में मुझे एक ऐसी मोरल स्पोर्ट मिली। यहीं पे मेरे कुछ फ्रेंड्स, टीचर्स और यहाँ का जो स्टाफ है, खास करके जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सनी सर और सुशील सर का, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हाँ, मैंने आज आपको जो लिस्ट गिनाई है उनकी वजह से है। मेनली सर जो स्पोर्ट होती है ना, वो बच्चे की लाइफ में बहुत अच्छा प्ले करती है कि हाँ कि कर लेगा। सर क्या हुआ कि मैं जैसे स्टार्टिंग में था, मुझे था कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं पहले, बट नहीं, मुझे था कि मैं साथ में थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ करूं। तो सर मैंने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट और देखा कि हाँ काफी नौकरियां जो है गवर्नमेंट निकाल रही है, तो मैंने भरना शुरू कर दिया। 10th +2 लेवल पे क्लर्क की जॉब्स आती हैं सर, एसएससी जीडी जैसे 10th पास था तो ऐसे भरता गया। तो देखा सिलेबस, तो पहले देखा कि सिलेबस इंग्लिश, वो जो इतनी इजी ग्रामर ही होती है सर वो तो, और उसके बाद सर रीजनिंग, मैथ्स, और मैथ्स में सिर्फ वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज टाइम रेशियो, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स नॉट एन इशू। उसके बाद सर जीके तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है सर, कि उसके अंदर थोड़ा मतलब करना है तो जीके के सिर पे पेपर फोड़ देना। तो सर यहाँ की जो फैकल्टी है टाइम्स जीएम इंस्टीट्यूट अमृतसर की, उन्होंने मुझे ये इतना सपोर्ट किया कि पूरा कि ऐसे पेपर में ऐसी ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। लाइक 25 क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट, तो 25 में से उन्होंने मुझे बोला कि 15:20 की रेशियो एक्यूरेसी पे रखना। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे सर जिसमें 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे थे, बिल्कुल लाइक कोडिंग डिकोडिंग थे सर। 10 क्वेश्चन मिल गए एक पेपर में, मुझे फोड़ दिया पेपर, और वो पेपर भी 100 नंबर से, 180 में से 100 मार्क्स आए मेरे। तो सर ऐसे जो यहीं की जो फैकल्टी है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हाँ विवेक, कि कुछ नहीं होता, गो एंड पेपर फोड़ बस। और वो पेपर की फोड़ा है मैंने, और यहाँ पे आज आपके सामने बैठा हूँ सर। डेफिनेटली बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। अगेन एक और मेरा क्वेश्चन ये है, अब तो जैसे आपने बहुत सारे पेपर क्लियर किए हैं, फर्स्ट टाइम जब भी इस सिलेबस को कोई भी देखता है, एक बार सबके मन में यार सिलेबस शुरू करने से पहले सबको ये डर लगता है कि क्या ही सिलेबस आने वाला है, क्योंकि हमने पटवारी बनना है आगे चल के, हमने पीसीएस क्लियर करना है, या हमने पीटर+बी क्लर्क का पेपर क्लियर करना है, एसएससी के पेपर क्लियर करने हैं। ये तो सबके मन में होता है सर पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, क्या ही आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, आपने तो सारे पेपर क्लियर किए, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहता है सिलेबस? सर कोई शक नहीं है इसमें, जो सिलेबस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, मैं आपको पहले भी बोला सर। बट अगर बच्चे की जो पॉजिटिविटी रहे और मेन उसका एटीट्यूड रहे कि मैंने पेपर क्लियर करना है, तो सिलेबस इज नॉट कॉम्प्लेक्स सर, तो बहुत इजी होता है वो क्लियर करना। अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट ने, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हो 10th तक, तो उसके लिए पेपर क्लियर करना टफ है या वो आराम से कर सकता है अगर उसकी डेडिकेशन हो तो? सर बहुत आराम से पेपर क्लियर कर सकता है। मैं उसको मतलब मैं बोल नहीं सकता कि आप कोई भी बच्चा पेपर नहीं क्लियर कर सकता। हाँ, अगर वो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ता होगा सर, वो ही पेपर क्लियर कर पाएगा। अगर आपने बोला कि सर मैं आज कर लेता हूँ, मैं 2 दिन कर लूंगा, 3 दिन कर लूंगा, 4 दिन, 1 हफ्ता कर लूंगा, बट उसके बाद आपने हाथ ही नहीं लगाया उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को, सिलेबस को, तो कि अगले 1 महीने में सर वो पूरा जो उसने 1 हफ्ते में पढ़ा वो सारा वॉश आउट हो जाएगा डेफिनेटली। तो सर बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मैंने इंग्लिश यहाँ से की टाइम्स जीएम इंस्टीट्यूट अमृतसर से, आपने टॉपिक्स करवाए सर मुझे, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर क्वेश्चन बहुत आराम से निकल रहा था, ये पता था कि ट्रिक निकलनी है, तो मैं कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रखी सर कि हाँ उसमें कंसिस्टेंस रहना है, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको निकालना है किसी ना किसी तरीके। सर मैथ्स का बात आई, मैंने सुशील सर से बात की कि सर कैसे करूं मैं मैथ्स, थोड़ा मेरा मैथ्स में
हाँ टाइट था, नो डाउट सर, बट सुशील सर से जब मैंने बात की, उन्होंने सर मुझे कुछ टॉपिक्स बता दिए कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर आउट ऑफ 25 आप मान नहीं सकते सर, 15 से 20 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बताए थे कि हाँ इस टॉपिक से आएंगे, और वो सर डेफिनेटली हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं सर, ऐसे ही मैथ्स में और रीजनिंग में और इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर की जो कट ऑफ है, मेन जो लो कट ऑफ है, आपको उससे थोड़े ज्यादा नंबर, मतलब 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएंगे। मतलब आप जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी सर, आपका उसमें नाम जरूर आ सकता है। बट जो जीके का पार्ट है सर, जीके में आपको पूरा टोटली करंट अफेयर्स पे आपको स्टिक रहना ही रहना है। अगर सर आप देखो कि मैंने जैसे एसएसबी में जैसे मैंने गया, तो सर वहां पे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, कि उस डे का भी पढ़ रहे थे सर जिस दिन हम वहां पे गए थे, अवेलेबल थे। बिल्कुल सर वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि आज क्या हो रहा है इंडिया में या इंटरनेशनल न्यूज क्या है, तो सर बच्चों ने बताई, इवन कि मैंने भी बताई, बट उनको ये पसंद नहीं है कि कोई भी फायर, मतलब कुछ मरा हो बंदा, कोई मरा हो या कुछ भी। करंट अफेयर्स मतलब कुछ न्यू हुआ है, चाहे वो इंडिया में हुआ है चाहे वो वर्ल्ड में हुआ है, आपको याद रखना है वो किसी ना किसी तरह की। और मेनली जनरल नॉलेज में सर ये बहुत चीज मैटर करती है कि आपको जो नंबर है वो जनरल नॉलेज में कट भी सकते हैं, आपको नंबर बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको याद है तो नंबर आपके बढ़ सकते हैं, अगर नहीं याद तो डेफिनेटली कट भी सकते हैं सर। देखो ये वैल्यू एडिशन थी हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने इतने सारे एग्जाम दिए, एक एक की पॉइंट आपको बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके लिए स्पेशली पॉडकास्ट अरेंज कराया गया था इसी वजह से, स्टार्टिंग विद विवेक। अब अगेन हमारा एक और क्वेश्चन ये बनकर आता है, ये आप मुझे बताना ये अप्रोच कितनी सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट करते हैं नोटिफिकेशन की, जिस दिन हमें पता है कि हमारी नोटिफिकेशन 5-6 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन जिस दिन आती है उसके बाद प्रिपरेशन चालू करते हैं। आपके हिसाब से ये अप्रोच कैसी है? सर सही बात बोलूं तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर कभी भी अगर आपका पेपर आ रहा है, अगर आपको पता है कि एक साल में मैक्सिमम जैसे एसएससी हो गया, PSSB हो गए, आपके बैंक एग्जाम्स हो गए, ये ना अपने कैलेंडर आउट करते हैं ये, तो इनके हिसाब से आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम विवेक जी से समझते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पहले से प्रिपरेशन करना है। सर मैं इस अप्रोच को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन आउट हुई है तो अगर उन्होंने कैलेंडर में लिखा कि ये पेपर आएगा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, चाहे वो पर्टिकुलर डेट पे ना आए सर, आगे पीछे डेट जरूर हो सकती है, बट वो पेपर आएगा। सर मैं जैसे आपको खुद की बात बताता हूँ, यूपीएससी का मैंने पेपर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का पेपर दिया है। मैं रनिंग ग्रेजुएशन में हूँ, बट मैं एग्जाम दिया कि फॉर द एक्सपीरियंस क्या रहता है उसमें। सर पेपर भरा, पेपर की तारीख थी 4 अगस्त और मई जून में सर इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट थी। तो सर फरवरी में देखा कि कैलेंडर जनवरी में रिवाइज हो गया, तो इसका जब मार्च अप्रैल में आना था तो सर देखा मैंने कि नहीं आया पेपर, तो मैंने कोई वेट नहीं की सर कि आएगा पेपर। उसकी डेट पता लगी थी 4 अगस्त को पेपर है सर, डेफिनेटली उसी तारीख को पेपर हुआ चंडीगढ़ में। सर मैंने भरा पेपर, उसकी वेट तो चलो मैंने क्या ही करनी थी सर, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सर, उसके जो पिछले काफी देर से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे सर, उन पे वर्क किया। मेनली उसमें साइंस पूछी जाती है ज्यादा, बायोलॉजी होगी सर, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी सर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो मैंने उसी पे वर्क करना स्टार्ट किया। सर मेनली जब मैंने पेपर देखा तो सर उसमें उल्टा हो गया थोड़ा। यूपीएससी का दूसरा नाम जो है अनप्रेडिक्टेबल है सर। पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है सर, दूसरा नाम अनप्रेडिक्टेबल है कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो सर देखा तो साइंस का लेवल थोड़ा कम हो गया, मतलब 75% से 50% साइंस और सर 50% कंपेयर्स। आप डैम मानोगे सर 50% करंट अफेयर्स में से 20% क्वेश्चंस आते थे मुझे। तो सर जब मैंने पेपर दिया तो देखा कि ठीक है, बट सर जब उसका सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो मैं थोड़ा डाउन हो गया। उस लेवल पे मुझे था कि मैं अप रहना चाहिए, पर डाउन हो गया सर कि सो दैट कि वो सब्जेक्टिव पेपर था कि यूपीएससी कैसे पेपर चेक करती है, ऐसे राइटिंग्स, प्रिसाइज राइटिंग, ग्रामर भी थी सर उसमें, बट वो एक था कि एक्सपीरियंस के लिए पेपर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही सर आपको पहले तो उसके पैटर्न पता करना चाहिए नोटिफिकेशन से पहले कि उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पहले, उसके बाद सर पैटर्न पता करना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या एग्जाम का, उसमें सिलेबस क्या,
अगर सिलेबस ही है तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है कि सेक्शन ए में क्या आ रहा है, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन बी सी डेट्स ऑल, कि पेपर में क्या क्या आ रहा है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन के लिए टाइम कितना है और सर उसके लिए टोटल पेपर में टाइम कितना है। मेनली जो मेन थिंग है कि प्लस कि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं और रॉन्ग नेगेटिव के लिए कितने मार्क्स हैं, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बट मैं फिर से सर आपको यही बोलता हूँ कि बच्चों को नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। एग्जैक्टली पेपर में हमें इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना होता है कि पेपर में हम नोटिफिकेशन की डेट नहीं करते हैं, हम वेट नहीं करेंगे हम ये कभी भी कि नोटिफिकेशन आज आ रही है तो चलो हम अब पता करने चलते हैं। आज आप पता करना शुरू करोगे, 10 दिन आप कंसिस्टेंट रहते हो। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था, आपने एक बार पहले पॉइंट रेज किया भी था ये कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है एक बच्चे के अंदर वो चीजें अचीव नहीं कर पाएगा। स्टिल समटाइम्स कुछ भी एक लक फैक्टर भी होता है, समटाइम होता है कि कुछ रीजन से आप ठीक नहीं थे, पेपर नहीं क्लियर हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को ये मान लेना चाहिए कि आई एम नॉट इनटू दिस, कि मेरा पेपर नहीं क्लियर हो सकता है, कि या उसको आगे पेपर की तैयारी करते रहना चाहिए? सर देखो, पहले तो बच्चा कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट्स के साथ उसका लिंक होना चाहिए, गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स के साथ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। और जीके में ऐसी चीज है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके साथ तो लिंक होना चाहिए ना, कि पता नहीं कब सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ भी अमेंडमेंट कर दे। मैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में जैसे बात करता हूँ सर, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ तो लिंक होना चाहिए। सर उसके बाद बच्चों को जो है नोटिफिकेशन का वेट तो जैसे मैंने पहले बोला नहीं करना चाहिए सर, बट उसके बाद जो है कि मेनली जो थिंग है कि बच्चे अगर कंसिस्टेंट नहीं ना होंगे तो सर पेपर निकालना बिल्कुल टफ काम है उनके लिए। सेकेंडली सर आपने पॉइंट रेज किया कि लक फैक्टर, सर बच्चों को इस पे मानना नहीं चाहिए कि लक फैक्टर है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान पे नाम पे एक सुबह उठो, भगवान का नाम करो, जो भी आपका है, आप कौन से भी रिलीजन से हैं, आप याद करो उनको, गो एंड डू द पेपर, डू योर वेल एंड रेस्ट फॉरगेट कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सर मैं इसी अप्रोच के साथ जाता था। सबसे पहले तो घर के मम्मा पापा का पैरी हाथ छोड़ के ना पेपर पे निकल जाना सर, फिर भगवान का नाम लेना पेपर से पहले कि हाँ पेपर के लिए जा रहे हैं, नहीं निकला तो मैं कभी उसके डाउन नहीं हुआ कि हाँ कि पेपर नहीं निकला। बट अगर जिस दिन पेपर निकला है तो मैंने अगला फेज चेक करना है कि स्टेज 2 में है क्या। स्टेज 1 के साथ हमेशा लिंक मत तोड़ो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा लिंक रखो और लक फैक्टर पे बिल्कुल विश्वास ना करें और मेहनत पे हमेशा, हार्डवर्क पे हमेशा विश्वास करें। आगे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि लक फैक्टर कब पे आपने ध्यान नहीं देना है। लक फैक्टर इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर गॉड एंड गॉड इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता है। सिंपल आपको बस ये मान के चलना है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर आना तो उसी सिलेबस से ही है ना। अगर आपने कंसिस्टेंट थे अपने सिलेबस को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर अगर आप कंसिस्टेंट थे, कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ अनइवन चीजें हुई भी है ना, तो आपको दोबारा से सब चीजों को शुरुआत नहीं करनी होती है। जो आपने पढ़ा है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, एक साल में 35 प्लस एग्जाम्स होते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। ये बिल्कुल अभी इनके पास जैसे इन्होंने इतने सारे पेपर क्लियर किए हुए हैं, जस्ट मैक्सिमम। अच्छा, एक और भी यहाँ पे मैं एक चीज रेज करना चाहूंगा, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है सर साल में हमारे लिए पेपर तो कोई आता ही है, 1 या 2 ही तो पेपर होते हैं। बिल्कुल हमने सर वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ। कई बार उसके एग्जाम फियर हो जाता है बच्चों में। कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखा हुआ है जो हमारे यहाँ पे स्टडी लाइब्रेरी में कम से कम 5-5, 6-6 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, स्टिल पेपर के टाइम पे नर्वस हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। क्या लगता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो है ही, बट अगर वही कि कंसिस्टेंसी रहेगी बच्चे में तो होगा। अगर आपने जैसे पॉइंट किया लाइब्रेरी में 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, अब उसमें भी ये देखना पड़ेगा बच्चा इफेक्टिवली कितना पढ़ रहा है। बिल्कुल, ये इफेक्टिवली कितना है, वो फोन कितना चला रहा है, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कितना चला रहा है, और स्टडी में बुक्स में कितना इन्वॉल्व है। सर लाइक कि अब जैसे 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है सर, उसमें से 3 घंटे भी आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दिए ना, नॉलेज इन गेन कर लिया आपने, तो सर आपका एग्जाम मतलब क्लियर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन जस्ट मैं यहाँ पे ये पॉइंट था, इन केस अगर कोई बच्चा नर्वस होता है, पेपर अगर उसका नहीं क्लियर हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए? वहां पे स्टडी क्विट कर देनी चाहिए, आगे कंटिन्यू रखना चाहिए? सर बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। आप लाइफ के अंदर आए हैं तो हर्डल्स आएंगी, आपके साथ बहुत कुछ बीतेगा, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होंगी, दोस्त आपका आना जाना भी रहेगा, बहुत कुछ होगा।
बट आपको कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए सर। एक क्विट में ही है कि क्यू यू हटा दो, QUIT है तो सर QU की जगह डू लगा दो, DO। सर क्विट की जगह QU हटा के डू इट लगा दो, मतलब आप करो उसको, क्विट मत करो सर। एक पॉजिटिव वाइब भी आ जाती है। इससे शानदार पॉडकास्ट मुझे नहीं लगता था कि कुछ हो सकता है। जस्ट अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक शॉर्ट में सारी वीडियो का एक बार सारांश से लेना चाहूंगा। मैं इन शॉर्ट मैं आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसका हम शॉर्ट आंसर, ताकि बच्चों को अगर मिलना चाहे वो भी मिल सकता है। बिल्कुल सर। कि टाइम्स GM इंस्टीट्यूट ने बच्चों के, इतने सारे बच्चों के 1000+ स्टूडेंट्स के पेपर क्लियर करवाए हैं। विवेक जी खुद हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके इतने सारे पेपर क्लियर हुए हैं। ये कैसे टाइम इंस्टीट्यूट या एक इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ के लिए, डेडिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा अगर 1-2 लाइन में अगर आप हमें व्यूवर्स को समझा पाएंगे। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो कि टाइम्स GM इंस्टीट्यूट, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में बच्चा जा रहा है, मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि वो टाइम्स GM इंस्टीट्यूट में आए, बिकॉज कि यहाँ पे सर फैकल्टी बहुत बढ़िया है। सर फैकल्टी एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है बच्चे की लाइफ में। सर सबसे पहले तो एक आपने जैसे बोला स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, सर पहले तो बच्चे को सिलेबस क्लियर होना चाहिए। और यहाँ की फैकल्टी सबसे पहले बच्चे का ये डाउट क्लियर करती है कि ये सिलेबस है और ये पैटर्न है पेपर का, फिर उसके लिए पढ़ाती है। जब उसको पूरा रिवाइज करवा देती है सिलेबस, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया, मैथ्स में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया, रीजनिंग, जीके। सर जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी कवर नहीं कर सकते, बट जीके का आपका लिंक जरूर होना चाहिए। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है आप उसको जैसे कवर करवा दिया, तो सर टाइम्स GM इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है उन्होंने ये बात मुझे बताई थी, जैसे कि स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ानी है इन दी लेस टाइम मोर एक्यूरेसी। तो सर ऐसे ही कि यही अगर अप्रोच रही तो बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा। सेकेंडली, बच्चा अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, इट शुड बी कंसिस्टेंट। कि अगर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं होगा तो सर बहुत टफ होगा कि पेपर नहीं निकलेगा उसका। थर्ड, कि सर अगर बच्चा कंसिस्टेंट भी रहेगा, अगर उसका फिर पेपर ना निकले, उसको क्विट नहीं करना चाहिए, डू इट अगेन। उसको अगेन करते रहना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसके पास अटेम्प्ट्स हैं सर। कि अटेम्प्ट्स में सिर्फ एक फीस ही जाती है सर, कुछ और तो हमारा जाता नहीं, सिर्फ एक मेहनत है। तो मेहनत करो, उसको रंग लाएगी मेहनत, किसी ना किसी दिन पढ़ा तो मैं जरूर मानता हूँ कि रंग लगाया। जैसे मेमोरी एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं मारेगी नहीं, मतलब नॉलेज एक ऐसी चीज है कि एक ऐसा वेपन है कि जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच विवेक, इतनी सारी वंडरफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है हमारे सारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशली हमारे टाइम्स GM इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए। अभी भी कुछ बच्चे हमें अप्रोच करते हैं इन सब चीजों के लिए सर, कि मतलब बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वो करते हैं कि सर कि हमने सर 3 महीने दिए लेकिन हमारा हुआ नहीं है। सिंपल सी एक बात होती है, 2 लोग अगर साथ में भाग रहे हैं तो दोनों लोगों की जरूरी नहीं है कि रफ्तार सेम ही होगी, एक थोड़ा आगे रहेगा, एक थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन अगर आपने रेस लाइन पे पहुंचने से पहले ही अगर क्विट कर दिया तो वो आपकी सबसे बड़ी सर इसमें मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि आपने ऐसे बोला कि 2 बंदे, एक स्लो दौड़ रहा है, एक फास्ट दौड़ रहा है। सर कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा फिनिश लाइन में पहले पहुंच जाएगा, ठीक है सर। उसमें ही एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि दोनों पहुंचेंगे तो सही फिनिशिंग लाइन में, अगर वो रनिंग करते रहेंगे। अगर वो रनिंग नहीं करेंगे तो एक तो बीच में ही मतलब वो क्विट कर गया, तो एक तो ऑलरेडी डेफिनेट है कि वहां वो सिलेक्ट होगा ही होगा। हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कछुए और खरगोश की कहानी की। कछुए ने तो पहले से ही हार मान ली हुई थी, अगर वो लिटरली अगर वो हार मान लेता है पहले, वो रिस्क कभी नहीं जीतता, पर वो कंसिस्टेंट था कि मुझे रेस कंप्लीट करनी है। वो अपने एंड से ये बस सोच रहा था कि मुझे रेस कंप्लीट करनी है, मेरे लिए ये बड़ी अचीवमेंट है, बट उसको पता ही नहीं लगा कि कब उसकी वो कंसिस्टेंसी उसकी एक्यूरेसी में बदल गई और उसने अपना पेपर वो हासिल किया, सब कुछ किया। बिल्कुल सर। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सबको ये हमारे पॉडकास्ट से काफी सारी एक पॉजिटिव वाइब मिली होगी। उम्मीद करेंगे आगे भी हमारे साथ विवेक जी जुड़ते रहेंगे जब हमें जरूरत होगी। हालांकि बहुत सारे पेपर क्लियर बड़ी मुश्किल से हमने आज उनको बुलाया यहाँ पे। बाकी अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है इस चीज के ऊपर या कुछ और डाउट्स वगैरह है, डायरेक्टली कुछ बात करना चाहते हो, आप हमें सीधे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हो। ये अगर आप सेंटर विजिट करना चाहते हो तो हमारा एड्रेस है रतन सिंह चौक, अमृतसर, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। ये
बाकी अभी हमारा पॉडकास्ट का मेन रीजन था आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने का, गाइड करने का कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने विवेक जी के साथ ये चीज की थी ताकि वो खुल के अपने सारी की सारी जो भी बातें हैं वो आपके सामने रख सकें। बिल्कुल सर। बाकी थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने बहुत हमारी हेल्प की इस चीज के लिए, है ना। काफी हमारे व्यूवर्स को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली है, एंड आपको फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।